हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम मस्त। हाँ जी, कैसे हो? एकदम मस्त हो ना? तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बॉन्ड एंगल कंपैरिजन की जो ट्रिक थी वो देखी थी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे हमने, ठीक है। और आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन। कुछ क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 क्वेश्चन, जिनमें से व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक था उसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, ठीक है, और नीड क्यों हुई हमें हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको आगे फर्दर हमें कैसे पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है, स्टेरिक नंबर 2 पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे आप स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कौन जो sp3 है वो कितने स्टेरिक नंबर पर आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए स्टेरिक नंबर। क्या सर? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? स्टेरिक नंबर आप 2 केस में फाइंड आउट करोगे। एक एक जो केस है, एक तो अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन हो तो आप किस प्रकार स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करोगे। एक अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया हो, मॉलिक्यूल अगर गिवन हो तो आप किस प्रकार से स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करोगे, वो चीज़ हमको पहले जाननी है। तो अगर स्ट्रक्चर गिवन हो अपने पास तो आप स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए जो फॉर्मूला है, कहाँ लिखे, इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा। कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा। स्टेरिक नंबर आप 2 केस में डिस्कस करोगे। एक तो आपको अगर स्ट्रक्चर गिवन हो और एक आपको मॉलिक्यूल गिवन हो। सबसे पहला, अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो आप किस प्रकार स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करोगे। एक आपके पास अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो आप किस प्रकार से क्या करोगे, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट जो हमारा अगर स्ट्रक्चर अगर हमें गिवन हुई तो जो स्टेरिक नंबर है उसको मैं SN से लिख रहा हूँ। स्टेरिक नंबर हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन हो तो इसके 2 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका जो है सभी बुक्स में लिखा हुआ होता है, लेकिन उस बुक्स के तरीके को कोई भी फॉलो नहीं करता है, दूसरे तरीके को भी फॉलो करता है। और वो तरीका हम आपको बताएंगे वो कौन सा तरीका है, जिस तरीके को सारे जो टीचर्स हैं और सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। जो ये फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ उसको कोई भी आपके यूज नहीं करने वाला है। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे स्टेरिक नंबर का जो फॉर्मूला है, हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ये क्या है आपके पास? स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है अगर मॉलिक्यूल आपके पास गिवन हो तो। इसमें से v क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आपका m क्या है? मोनोवैलेंट स्पीसीज, मोनोवैलेंट स्पीसीज। c क्या है आपका? कैटाइनिक चार्ज, कैटाइनिक चार्ज। ए क्या है आपका? एनाइनिक चार्ज, ठीक है। ये क्या है आपका? एनाइनिक चार्ज। आप इस प्रकार इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मॉलिक्यूल अगर कोई गिवन हो तो उसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि स्टेरिक नंबर क्या जरूरी है अपन को? अगर स्टेरिक नंबर का पता लग जाता है तो आप उससे सीधा हाइब्रिडाइजेशन की बारे में बातें कर सकते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 है तो आपका sp2 होगा, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, स्टेरिक नंबर से सीधा हाइब्रिडाइजेशन की बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, आपको स्टेरिक नंबर से रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है। रूबरू हो गए इससे। और सर कुछ एग्जांपल ले ले तो क्या ही बात होगी। बिल्कुल भैया, एग्जांपल ले लो। जैसे जैसे CH3 CH2 देन CH3। आपको इस मॉलिक्यूल में ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, इसकी स्टेरिक नंबर अगर फाइंड आउट करनी है तो देखो ये किस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होगी। थोड़ा बना देता हूँ मैं। इस प्रकार ये CH3 है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब आपको इसमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 हो गए। नंबर ऑफ लोन पेयर, कोई लोन पेयर है? कोई लोन पेयर है कार्बन पे? नहीं है। तो 4 + 0 तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वहीं अगर मैं मॉलिक्यूल अगर गिवन हो उसका अगर एग्जांपल लेना चाहूँ तो कहाँ पे लूंगा? ये जगह तो ही नहीं है अपने पास। इधर आपको दिख जाएगा शायद ना, देखो इधर ले लेते हैं। क्या है आपके पास स्टेरिक नंबर? देखो जैसे PCl5 अगर लिया आपने, क्या लिया? PCl5। तो आपको पता क्या है स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करो। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो हाफ v क्या है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल किसके? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो आपका जो ये
सेंट्रल एटम है ना, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन के रख रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है आपको। जो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो फास्फोरस है, इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, ठीक है। उसके बाद मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी है? 5। उसके बाद कैटाइनिक कोई चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। कोई एनाइनिक नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। तो मतलब कि इसका जो स्टेरिक नंबर आने वाला है, स्टेरिक नंबर यहाँ से जो आने वाला है 5 + 5 10, 10/2 कितना हो जाएगा? 5। मतलब कि स्टेरिक नंबर आपके पास 5 आने वाला है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होने वाला है अपने पास, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल अगर गिवन होगा तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सर? क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोनोवैलेंट स्पीशीज क्या होती है? सबसे पहले ये बता दूं आपको, कहीं आपके ये इस चीज की भैया दिक्कत हो रही होगी, सर ये मोनोवैलेंट स्पीशीज है क्या? तो भैया मोनोवैलेंट स्पीशीज का मतलब होती है वह स्पीशीज जो एक दंतुक हो, या जो एक बंध बनाए, जो एक बंध का फॉर्मेशन करें, जो एक बंध का फॉर्मेशन करें, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? अपनी मोनोवैलेंट स्पीशीज कहलाती हैं, ठीक है जी। ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई। मोनोवैलेंट स्पीशीज का मतलब क्या है? वह स्पीशीज जो एक बंध का फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है अपना एक ही बंध बनाता है, तो मतलब कि जो सारे क्लोरीन होंगे, 5 क्लोरीन वो एक एक बंध बना रहे होंगे। तो मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी है? इसलिए मैंने क्या रखा है यहाँ पे 5। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो पता ही है आपको, जो नाइट्रोजन वाली सीरीज होती है उसमें 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज सारी समझ आ गई। स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, किसका? मॉलिक्यूल गिवन होता है, आप स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, यही CO2 का, ठीक है, यही मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ अगर CO2 का, ठीक है। CO2 का अगर एग्जांपल लें तो इसमें क्या है, देखो स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना मेरे को, मॉलिक्यूल गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। हाफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के में? 4। मैं मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी है? जो आपका ऑक्सीजन है वो कितने बंध बनाता है भैया? 2 बंध बनाता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे मोनोवैलेंट स्पीशीज है ही नहीं। मोनोवैलेंट स्पीशीज है या नहीं है? नहीं है। मोनोवैलेंट स्पीशीज क्या थी? मोनोवैलेंट स्पीशीज का मतलब था आपका कि जो ये ऐसी स्पीशीज जो क्या करें, एक बंध का फॉर्मेशन करें। ये ऑक्सीजन 2 बंध बना रहा है, तो मतलब ये मोनोवैलेंट स्पीशीज नहीं है। है या नहीं बेटा? बोल दे, है या नहीं है? नहीं है ना। तो मतलब कि यहाँ पे जो आपका मोनोवैलेंट स्पीशीज है, m की वैल्यू जो मैं रिपोर्ट करूंगा यहाँ पे क्या पुट करूंगा? 0। और क्या इसमें कोई कैटाइनिक चार्ज एनायनिक चार्ज कुछ है नहीं, तो वहाँ पे तो कुछ लगेगा नहीं। तो स्टेरिक नंबर जो होगा वो कितना आएगा? 4/2 कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो होने वाला है sp, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे भी, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लीजिए और वहां से आप ओनली फॉर इन चीज़ों का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए आपको, मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी है उन चीज़ों का पता अगर होता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो स्टेरिक नंबर को। तो ये चीज़ रही आपकी स्टेरिक नंबर की। सारी चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? स्ट्रक्चर गिवन हो तो कैसे निकालोगे? अगर आपके पास मॉलिक्यूल गिवन होता है, अगर आपके पास मॉलिक्यूल गिवन होता है तो आप किस प्रकार निकालोगे? ये सारी चीज़ समझ आई या नहीं आई बेटा? हाँ जी, ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आगे जाके अगर स्टेरिक नंबर ही नहीं निकाल पाए तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज़ रही आपकी स्टेरिक नंबर के बारे में। अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि आपके जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे sp, sp2, sp3, sp3d, ठीक है, dsp2, जितने भी ये हाइब्रिडाइजेशन आपके हैं उनमें जो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक के बाद एक स्टेरिक नंबर 2, 3, 4 उनके बारे में, सभी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, उन पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं उनमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले अपन। तो पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका आता है क्या, सबसे पहला जो आपका स्टेरिक नंबर फर्स्ट होता है, फर्स्ट नहीं 2, स्टेरिक नंबर आपका जो होगा 2 से ही स्टार्ट होने वाला है। स्टेरिक नंबर 2 होगा तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो होने वाला है sp, ठीक है। स्टेरिक नंबर अगर 2 हुआ तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp वहीं। और अगर ऑर्बिटल की बात करें, कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो s, और आप क्या ले लीजिए, px ले लीजिए, py ले लीजिए, pz ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ऑर्बिटल इन्वॉल्व ये हैं। और इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री आपके पास लीनियर होने वाली है, ठीक है। वहीं अगर मैं स्टेरिक नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूं तो यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, और यहाँ पे आप s, px, py ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टेरिक नंबर 3 के केस में जो आपके पास ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 4 होता है, अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में होता है sp3, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं आपके पास? s, px, py एंड pz। और जो आपके पास
ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, टीडी भी लिखते हैं इसे, टेट्राहेड्रल, शॉर्ट में टीडी बोलते हैं इसे, ठीक है। और अगर स्टेरिक नंबर 4 हो तो आपके पास एक तो ये हो ही सकता है, अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 4 हो तो sp3 हो सकता है, या फिर आपके पास dsp2 भी हो सकता है, dsp2। और dsp2 में जो कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस एंड पी एक्स एंड पी वाई। यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी होगी स्क्वायर प्लेनर, वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, वर्ग समतलीय। अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 5 होता है, अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 5 होता है तो आपके पास कौन सी संकरण कौन से होने वाला है, sp3d, sp3d। और यहाँ पे जो कौन सा संकरण होने वाला है, sp3d। यहाँ पे जो ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व होते हैं s, px, py, pz और d क्या है, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ठीक है, dz स्क्वायर ले लो पहले यहाँ पे। अगर dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, tbp। अगर यहाँ पे s, px, py, pz और जो आपके पास d ऑर्बिटल है, अगर dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर अगर आपके पास इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे जो आपकी ज्योमेट्री होने वाली है वो स्क्वायर पिरामिडल होने वाली है। क्या होने वाली है, आपके पास स्क्वायर पिरामिडल होने वाली है, ठीक है। और अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 6 अगर होता है, स्टेरिक नंबर 6 अगर होता है तो आपके पास क्या होने वाला है, sp3d2। आपके पास sp3d2 क्या होने वाला है, sp3d2 क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। और इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं आपके, इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं s, px, py, pz, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री होने वाली है वो क्या होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। क्या होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल, जिसे अपन क्या लिखते हैं, जिसे अपन OH भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी, स्टेरिक नंबर 6। अगर यहीं में स्टेरिक नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ, अगर स्टेरिक नंबर 7 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d3। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं आपके वो होता है s, px, py, pz, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर एंड dxy। और यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है pbp, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये आपके पास जो स्टेरिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, वैसे तो 6 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा अगर आपको मैं पढ़ाना चाहूँगा आज तो वो क्या होगा, स्टेरिक नंबर 7 होगा, जो हायर क्लास में आपको देखने को मिलता है। आपने देखे तो सभी होंगे, यहाँ तक 6 तक तो सारे देखे होंगे, एक 7 जो है वो आपको अलग देखने को मिला होगा मेरे आई थिंक। तो ये आपके पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है कि कौन कौन से ऑर्बिटल उनमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या उनकी ज्योमेट्री होती है, क्या स्टेरिक नंबर 2 होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्टेरिक नंबर 5 होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ओवरव्यू ले चुके हैं। तो अब यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टेरिक नंबर 2, फिर उसके बाद स्टेरिक नंबर 3, फिर उसके बाद स्टेरिक नंबर 4, इनके बारे में देखेंगे। फिर स्टेरिक नंबर 5 और जो स्टेरिक नंबर 6 है आपके पास और स्टेरिक नंबर 7 है उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन इन तीनों को और देखने वाले हैं। और यहाँ पर भी मैं इसके sp3 के बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, dsp2 के बारे में यहाँ पर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। dsp2 के बारे में जो डिस्कशन होगा वो आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होने वाला है, जहाँ हम VBT का अध्ययन करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत, वहाँ पे हम इसे देखने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके dsp2 के बारे में बात होने वाली है। यहाँ पे अपन sp3 के बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई या नहीं, सबसे पहले तो ये बता दीजिए ये चीज़ समझ आई। अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना वगैरह हो तो ले सकते हैं आप, जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद अपना ये स्टार्ट करने वाले हैं स्टेरिक नंबर 2 के बारे में सारा कुछ। ले लिया भैया, हाँ जी ठीक है। तो इससे अब रफ कर देते हैं। अभी क्या देखने वाले हैं अपन, स्टेरिक नंबर जो 2 है आपका, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपको पता है क्या होता है, sp होता है। तो उसके क्या क्या एग्जांपल हैं, कैसे आप स्टेरिक नंबर 2 देख सकते हो, ठीक है। कौन क्या आपके पास ज्योमेट्री होती है, शेप की यहाँ पे बात नहीं होती। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे एक जो चीज़ होती है ज्योमेट्री, ठीक है। एक होता है ज्योमेट्री, एक होता है शेप। ज्योमेट्री का मतलब होता है जिसे आप देखते हो विद लॉन पेयर, और जो शेप होती है उसका मतलब होता है आपका विदाउट लॉन पेयर, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब होता है विद लॉन पेयर, और जो शेप होती है, थोड़ा और सही से लिखते हैं ऐसे, शेप थोड़ा आगे करते हैं, अच्छा सा नहीं दिख रहा, अच्छा भी तो दिखना चाहिए ना, अच्छा दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि होता है ना कि अच्छा दिखना जरूरी होता है भैया, अच्छा होना या ना होना, अच्छा
होना या ना होना ये कोई मैटर नहीं करता, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अच्छा होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं होता। अच्छा दिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपका जो सोसाइटी है ना, ये आप अंदर से कैसे हो वो नहीं देखेगी, आप बाहर से कैसे हो, आप बाहर से कैसे दिखते हो उसी के ऊपर जज करेगी। तो आपको क्या होना है, बाहर से अच्छा दिखना है। होना या ना होना ये कोई ना आपको मैटर नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है भैया इसको। तो आप अच्छे से अंदर हो या नहीं हो ये डोंट मैटर, आप अच्छे दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो ये मैटर करता है। तो इसलिए मैंने इसे मिटा के फिर से लिखा भैया, क्योंकि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा था। और आपको अगर ये अच्छा नहीं लगा तो ये कहोगे कि यार टीचर कैसे लिखता है। तो भैया अच्छा मैं अंदर से हूँ या नहीं हूँ ये मैटर नहीं करता, मैं अच्छा दिख रहा हूँ ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो होती है वो आप देखते हो विद लोन पेयर, और जो शेप होती है वो आप देखते हो किसके, शेप जो होती है वो विदाउट लोन पेयर देखते हो। ठीक है, और एक दो चीज़ें और बता देते हैं सिंपल आइसोजेमेट्रिकल GEO METRICAL। आइसोजेमेट्रिकल जो होता है वो क्या होता है, दोज हैव सेम ज्योमेट्री। और जो आपका एक और होता है आइसो स्ट्रक्चरल, एक क्या होता है आइसो स्ट्रक्चरल, वो क्या होता है, दोज हैव सेम स्ट्रक्चर या सेम शेप। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कोई 4 या 5 मॉलिक्यूल दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से आइसोजेमेट्रिकल कौन सा है, तो आइसोजेमेट्रिकल आपको क्या होता है, आइसोजेमेट्रिकल जिसकी ज्योमेट्री सेम हो, जिसकी जो ज्योमेट्री है कि टेट्राहेड्रल है सबकी, तो वो क्या होंगे आइसोजेमेट्रिकल। अगर आइसो स्ट्रक्चरल की बात करें तो मतलब दोज हैव सेम स्ट्रक्चर, मतलब जिनकी शेप स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे, आइसो स्ट्रक्चरल बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ आएंगी, क्योंकि ये क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि ज्योमेट्री बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर कंसीडर करके ही हमें क्या बतानी है, आपकी ज्योमेट्री बतानी है। और जो अगर शेप पूछ ली जाए, स्ट्रक्चर पूछ ली जाए, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें विदाउट लोन पेयर, आपको लोन पेयर को बिना देखे हुए आपको उसमें आंसर करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्जाम्स में। अगर ये चीज़ें नहीं पढ़े हैं, आपको सारा हाइब्रिडाइजेशन आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि आइसो स्ट्रक्चरल आइसोजेमेट्रिकल कैसे कहते हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ रहोगे। तो उस असमर्थता को दूर करने के लिए ही मैंने ये सारी चीज़ें बताई आपको। तो स्टेरिक नंबर अगर 2 होता है आपके पास, स्टेरिक नंबर 2 अगर होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल किस टाइप का होता है आपके पास, AB2 टाइप का होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल किस टाइप का होता है, AB2 टाइप का। और यहाँ पे जो आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो इस प्रकार होती है, मतलब कि यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। और जो आपकी ज्योमेट्री है वो क्या है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। और जो आपकी, अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप भी क्या होती है आपकी, यहाँ पे लीनियर ही होती है, लीनियर ही होती है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में लेता हूं BeCl2, तो यहाँ पे देखिए आप BeCl2, अब मैंने बताया था आपको स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे आप, एक तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर मॉलिक्यूल गिवन हो तो आप स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने का जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, स्टेरिक नंबर हाफ V मतलब कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम जो है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 1s2 देन 2s2, यही होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4 इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, तो 1s2 2s2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2। मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी है, 2। और कैटायनिक एनायनिक चार्ज तो कुछ है नहीं जो मैं उस पर प्लस माइनस करूँ कुछ। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 2। तो मतलब कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कितने हो गए, sp। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एक किस तरीके से निकाल सकते हो, उसमें भी आपका वैलेंस शेल की थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना इसमें हो रहा है, थोड़ा कुछ है ना, इतना इसमें कैलकुलेशन सी करनी पड़ रही है वो नहीं होगी। जैसे ये BeCl2 आपका, तो BeCl2 में कितने हैं आपके पास, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 ही क्या है, क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 2 ही क्या लगे हुए हैं आपके पास, क्लोरीन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये कितने बॉन्ड पेयर हो गए, नंबर ऑफ, जो स्टेरिक नंबर है वही फॉर्मूला लगा दो आप, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, लॉन पेयर कुछ है नहीं, तो मतलब कि स्टेरिक नंबर कितना आ गया आपके पास, 2। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दर्शा है जो मैंने क्रॉस लगाया है। ठीक है, आगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब आगे आपको और भी एग्जांपल्स कराए जाएंगे। तो ये BeCl2 यहाँ पे जो आपका ये क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हो गया। तो आपके पास जो BeCl2 की जो स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि जब sp अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपके पास जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है सर, वो क्या होती है, लीनियर होती है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर होने वाली है, कुछ इस प्रकार इसकी ज्योमेट्री होने वाली है। उसी प्रकार अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँ तो वो दूसरा एग्जांपल क्या होगा सर, BeOH2। तो इसी की कहानी है, इसके तरह ही इसकी कहानी है। क्या कहानी है सर, स्टेरिक नंबर आप कैसे निकाल लीजिए, इस तरीके से निकाल लीजिए, इस तरीके से निकाल लीजिए। मैं इसको प्रेफर करूंगा, यहाँ पे स्टेरिक नंबर के जो आपके पास जो बेरिलियम है उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 2 है, और OH क्या बना रहा है आपका, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, स्टेरिक नंबर
स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 2, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपके जो यहाँ से आपके जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो sp होने वाला है। यहाँ से इसकी अगर ज्योमेट्री देखना चाहूँ तो वो क्या होगी, लीनियर होगी। अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ, ज्योमेट्री और आपकी शेप दोनों ही क्या होने वाली हैं आपकी, दोनों ही आपकी होने वाली हैं लीनियर। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ऐसे कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप, उसमें स्टैटिक नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए आपसे बस। स्टैटिक नंबर फाइंड आउट किया, आपको पता लग जाए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हाइब्रिडाइजेशन पता लगे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको पता है कि ज्योमेट्री लीनियर होने वाली है, शेप लीनियर होने वाली है। ज्योमेट्री लीनियर तो आप उसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार, मतलब कि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने वाला है इनके मध्य भी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने वाला है। तो ये आपका स्टैटिक नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। इसमें बस ये चीजें ध्यान रखने की, अगर ये चीज आप ध्यान रख चुके हैं, ये चीज अगर आपके ध्यान हो गई है तो आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, स्टैटिक नंबर फाइंड आउट करो और आप स्ट्रक्चर बना सकते हो उसके। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अभी अपन बढ़ने जा रहे हैं किधर, स्टेरिक नंबर 3 की तरफ, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाला है, ट्राइगोनल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री होने वाली है। तो अभी देखिए स्टेरिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन। स्टेरिक नंबर 3 की तरफ, स्टेरिक नंबर 3 में कौन कौन से आपके ज्योमेट्री होती है, कितनी शेप होती है, अगर एक लोन पेयर अगर प्रेजेंट होता है वहाँ पे बॉन्ड पेयर को छोड़ के, तो क्या आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टेरिक नंबर जब आपके पास 3 होता है, मतलब कि यहाँ पे AB3 टाइप के आपके पास मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। तो AB3 टाइप के मॉलिक्यूल में आपके पास ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार इनके स्ट्रक्चर होने वाली है। ठीक है, कुछ इस प्रकार इनके स्ट्रक्चर होने वाली है। तो यहीं इनकी जो ज्योमेट्री होगी, जो इनकी ज्योमेट्री अगर होती है, ज्योमेट्री क्या होगी इनके पास, ज्योमेट्री होगी, मैंने बताया था आपको, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने वाली है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने वाली है। वहीं अगर मैं शेप की बात करूं, इस कंडीशन में शेप क्या होगी आपके पास, इस कंडीशन में शेप क्या होगी आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर ही शेप होने वाली है। ठीक है जी, ट्राइगोनल प्लेनर ही शेप होने वाली है। अगर यहीं मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टेरिक नंबर 3 की कंडीशन में, स्टेरिक नंबर 3 की कंडीशन में आपका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp2, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या हो गई, सारी डिटेल डिस्कशन हो गई। अगर इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, तीनों बॉन्ड पेयर है। अगर मैं केस नंबर, ये तो केस फर्स्ट हो गया आपके पास, अगर तीनों बॉन्ड पेयर हैं, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट हुआ आपके पास, केस सेकंड, अगर किस प्रकार के मॉलिक्यूल हुए आपके पास, AB2 टाइप के मॉलिक्यूल और ए पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो आप किस प्रकार से, इस प्रकार इसकी शेप में कैसे चेंज आएगा, क्या ज्योमेट्री में चेंज आएगा, नहीं आएगा भैया, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है। ज्योमेट्री किस पे बेस होती है, ज्योमेट्री स्टेरिक नंबर पे बेस होती है। तो यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर आपके पास 3 आएगा, यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर 3 आएगा, तो ज्योमेट्री तो क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है। ठीक है, तो ज्योमेट्री सेम होने वाली है। तो अब ये इसकी जो स्ट्रक्चर बनने वाली है वो कुछ इस प्रकार बनेगी, A B और जो आपके पास ये क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट होने वाला है ए, और यहाँ पे लॉन पेयर, और यहाँ पे क्या होगा, बी लगे हुए होंगे, बी भैया बी का मतलब वही नहीं है, आप जो समझते हो वही नहीं होता। बी का मतलब B4 बॉय भी होता है, आप जो कुछ और ही समझते हो, है ना। तो बी और बी यहाँ पे क्या है आपके पास साइड आइटम लगे हुए हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो ज्योमेट्री तो वही सेम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास स्टेरिक नंबर 3 ही है। कैसे है स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, तो 1 2 और 3 है स्टेरिक नंबर। तो ज्योमेट्री भी क्या होने वाली है आपके पास, ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ट्राइगोनल प्लेनर ही आपके पास ज्योमेट्री होने वाली है। अगर मैं बात करूँ शेप की, तो शेप क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जो ज्योमेट्री देखते हो तो विद लोन पेयर देखते हैं, विद लोन पेयर देखा, लेकिन अगर आप देखोगे शेप देखोगे तो शेप आपको विदाउट लोन पेयर, जो लोन पेयर है उसको दोबारा उसको छुपा लेना, दो आनी छुपा लेना, है ना। तो छुपा के देखोगे तो ये क्या है, कुछ वी शेप लग रहा है। वैसे वी तो ऐसा होता है, लेकिन ये उल्टा भी नहीं लग रहा आपको, उल्टा वी से लग रहा है, नहीं उल्टा वी का स्ट्रक्चर लग रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, या तो आप बेंट शेप बोल लीजिए, बेंट शेप, या इसे आप वी शेप भी बोलते हो। ठीक है, या इसे आप वी शेप भी बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। और अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूँ तो हाइब्रिडेशन वही आपके पास sp2 होने वाला है, वही आपके पास क्या होने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। तो ये आपके पास स्टेरिक नंबर 3 की सारी कहानी हो गई। स्टेरिक नंबर 3 के बारे में सारा डिटेल डिस्कशन हो गया। इसके बारे में अगर एग्जांपल से लेना चाहे, पहले अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, है जी, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर इनके एग्जाम्पल बाद में देख लें, आप बताओ जैसा देखना चाहो, है जी। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और बाद में कर लेंगे, और एक साथ इनके एग्जाम्पल कर लेंगे। एक एग्जाम्पल तो यहाँ लगा ही लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपके पास SnCl2। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, SnCl2। अगर आप इसका जो क्या है स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, स्टेरिक नंबर जो Sn है वो क्या है, कौन से ग्रुप एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप एलिमेंट है आपका जो Sn है। Sn क्या होता है, टिन 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 होता है। ठीक है, तो ये किस ग्रुप में आता है, काशी गए शंकर पार्वती। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है आपका, 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप है या नहीं है ना। तो 14 ग्रुप में है, तो इसका जो आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे 4 स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 आपने स्टार लगा लिए। अब इसमें से आपको क्या करना है, 2 तो क्या है आपके पास मोनोवैलेंट स्पीसीज है,
क्लोरीन क्लोरीन, तो ये आपने मोनोवेलेंट स्पीशीज लगा दी क्लोरीन और आपके पास क्लोरीन। अब ये क्या बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक लॉन पेयर बच गया यहाँ पे, क्या बच गया, एक लॉन पेयर। तो यहाँ पे आपका स्टैक नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे आप, स्टैक नंबर 2 तो ये बॉन्ड पेयर है आपके पास 2 प्लस 1 क्या है आपके पास, ये लॉन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लिया इन्होंने, लॉन पेयर बना लिया। तो स्टैक नंबर कितना आ गया आपके पास 3, मतलब कि आपके पास अगर मैं स्ट्रक्चर सॉरी आपके पास अगर मैं हाइब्रिडेशन देखना चाहूँ तो वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे sp2, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, देखो एक लॉन पेयर है और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, और जो आपके पास स्टैक नंबर है वो 3 है, मतलब कि और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि जो केस नंबर सेकंड है वो यहाँ पे लागू होने वाला है, क्योंकि एक यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर देखना चाहूँ तो SnCl2 कैसे होगी, कुछ इस प्रकार यहाँ पे स्ट्रक्चर होने वाली है, और उसमें भी ज्योमेट्री तो सेम होने वाली है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री सेम होने वाली है, ट्राइगोनल प्लेनर और वहीं अगर मैं शेप की बात करना चाहूँ तो शेप यहाँ पे आप बेंड शेप बोल लीजिए, या फिर आप वी शेप भी बोल सकते हैं, इसे बेंड शेप या फिर आप इसे वी शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास एग्जांपल होगा स्टैक नंबर 3 का। ठीक है जी, अभी अगर मैं स्टैक नंबर 4 की बात करूँ, स्टैक नंबर 4 में क्या होगा, स्टैक नंबर 4 में क्या होगा कि अगर स्टैक नंबर 4 अगर आपके पास आता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी, अगर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो क्या शेप होगी, अगर 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट है तो क्या शेप होगी। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कर लेते हैं अब। तो स्टैक नंबर 4 के बारे में अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ आपसे, स्टैक नंबर 4, तो स्टेरिक नंबर 4 में आपके पास AB4 टाइप के मॉलिक्यूल मिलेगा। AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में आपकी उनकी जो स्ट्रक्चर होने वाली है कुछ इस प्रकार होने वाली है AB4। तो यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री आपके पास टेट्राहेड्रल, जिसे मैं शॉर्ट में TD भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहीं पे किसकी बात करना चाहूँ आपके पास ज्योमेट्री के बाद शेप की अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे TD ही होने वाली है, टेट्राहेड्रल ही होने वाली है। ठीक है, और क्यों हो रही है ये, जब शेप क्या होती है, शेप विदाउट लॉन पेयर देखते तो यहाँ पे कोई लॉन पेयर तो है नहीं जो जिसे मैं छुपाऊं। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, शेप होगी, अगर सभी के सभी बॉन्ड पेयर हो, सभी के सभी क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। यहाँ पे क्या है, एक भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, यहाँ पे शेप होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात करूँ तो वो तो आपको पता ही है क्या होता है, स्टैक नंबर 4 में sp3 होने वाला है। यहाँ पे dsp2 के बारे में बात नहीं करेंगे, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और वहीं अगर मैं AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है और उस पर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है A पर, तो उसमें किस प्रकार स्ट्रक्चर होगी, एक लॉन पेयर आपका हो जाएगा और आपके पास B3 कुछ इस प्रकार हो जाने वाला है। और अगर मैं यहीं AB2 टाइप की बात करता हूँ और आपके पास इस पर क्या है, 2 लॉन पेयर हैं। ठीक है, 2 लॉन पेयर हैं, तो ये किस प्रकार होगा, ये कुछ इस प्रकार होने वाला है आपके पास। ठीक है जी, यहीं मैं अगर ज्योमेट्री की बात करूँ तो भैया ज्योमेट्री तो सेम रहने वाली है, ज्योमेट्री सेम रहने वाली है, दोनों में ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होने वाली है, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होने वाली है। और जो शेप की अगर मैं बात करूँ तो शेप कितनी होने वाली है, शेप यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, एक लॉन पेयर ऊपर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो शेप आपके पास क्या होगी, शेप आपके पास क्या होने वाली है, शेप आपके पास वी शेप होने वाली है, या फिर आप बेंड शेप भी बोल सकते हो उसे। ठीक है, या फिर बेंड शेप की हाइब्रिडेशन आपको पता ही है, वही sp3 है, वही आपके पास हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ क्या हो गई, जो आपके स्टेरिक नंबर 4 है उसके रिगार्डिंग आपकी सारी चीज़ें ये हो चुकी हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल होगी और आपके पास बेंड शेप या फिर वी शेप आप इसको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ डिस्कशन हो गई है। हाँ जी, ये चीज़ समझ आई है नहीं आई आपको, बोलिए। हाँ जी, स्टैक नंबर 2nd 3rd 4th स्टैक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है, आइसो ज्योमेट्रिकल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आई है, समझ में नहीं आई। इसके जो आपके आगे के एग्जाम्पल हैं, स्टैक नंबर 4 के एग्जाम्पल, स्टैक नंबर 5, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर वैसे ही बहुत लेंथ इसकी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो लेंथ का ध्यान रखते हुए अपन स्टैक नंबर 2nd पढ़ लिया, 3rd पढ़ लिया, 4th पढ़ लिया स्टैक नंबर, और कौन कौन से ऑर्बिट जो हाइब्रिडाइजेशन है उनमें कौन कौन से ऑर्बिटल आपके इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो सारी चीज़ें जान लिए। आइसो ज्योमेट्रिकल क्या होता है, आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल अगर गिवन हो तो आप उसका स्टैक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, गर्मी कितनी तेज पड़ रही है आपको दिख रहा होगा, मेरे चेहरे पे नहीं दिख रहा होगा शायद, पसीने दिखते नहीं है इसमें। ठीक है, तो देख सकते हैं, वैसे दिख नहीं रहा तो कोई नहीं, आपको पता भी है गर्मी कितनी तेज पड़ रही है। यहाँ पे जब भी हम वीडियो शूट करते हैं तो सारे पंखे वगैरह सारे कुछ ऑफ रखने पड़ते हैं, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी और ये जो ऑडियो की क्वालिटी है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो कोई नहीं, ध्यान तो रख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।